हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं अभी जो वीडियो लेकर आया हुआ हूँ ये जैक बोर्ड के लिए है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का सेट 2 लेकर आया हूँ। बस इसको ध्यान से इन तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को हम। और आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न ये है कि बिंदुओं ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी निकालिए। सेट 1 जब पढ़ाए थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दूरी से संबंधित ही था। इसमें भी पहला क्वेश्चन जो है वो दूरी वाला प्रश्न ही है। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। बस हमारे पास दो बिंदु दिया है। चलिए दो बिंदु दिया है, दो बिंदु हम बना लेते हैं। और पहला बिंदु जो हमारे पास है वो ए बी है और दूसरा बिंदु माइनस ए माइनस बी है। अब इसके बीच का दूरी हमको निकालना है। दोनों को हम मिला दिए, दोनों का कुछ कुछ नाम रख दिए। ए और बी रख दिए नाम, ए फॉर अमिताभ बच्चन, बी फॉर बॉबी देओल। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे आपको पसंद हो दूसरा कुछ नाम तो दूसरा नाम भी रख सकते हैं। जैसे पी फॉर प्रमोद सर, यहाँ पी रख सकते हैं, क्यू से कुछ और रख सकते हैं। हम यहाँ पे नाम ए बी रख दिए। और इसके बीच का दूरी हमको निकालना है। तो ए बी को दूरी निकालने के लिए हम लोग ए बी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी क्या है तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। यहाँ पे हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम बिना देरी किए। फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 है, x2 हमारे पास माइनस a है तो x2 की जगह पे माइनस a रखते हैं। फिर एक माइनस है, फिर x1 है, x1 का मान a है, फिर लिख के इसको स्क्वायर लगा दिए। अब y2 माइनस y1 है, y2 का जो मान है वो माइनस b है तो हम इसके जगह पे माइनस b रखते हैं। फिर y1 का मान b है तो b रखते हैं, इस पर स्क्वायर लगा देते हैं। उसके बाद अब आगे क्या देखते हैं कि माइनस ये दोनों माइनस में है। जब कोई भी दो नंबर जो है, जैसे कि अगर सेम चिन्ह में रहेगा -2 -3 तो हम लोग उसको जोड़ देते हैं तो -5 हो जाता है। जैसे ये वाला -4 हो जाएगा, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और फिर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस बी क्या होगा -2b हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे। इसको अब हम -2a का स्क्वायर करेंगे तो -2a का स्क्वायर है मतलब -2a दोनों को दो बार गुना करना है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, a गुना a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया 4a स्क्वायर। उसी तरह इसको भी गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आगे इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो ये 4 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और हमारा यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा। यहाँ 4 निकाल लिए तो b स्क्वायर बचेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 4 जो है ये वाला, इस 4 का वर्गमूल निकल जाता 2 तो हम क्या करें इसको वर्गमूल 2 निकाल देंगे। और फिर यहाँ पर बच्चा क्या आ जाएगा अंदर में a स्क्वायर और b स्क्वायर और बस यहाँ पर मात्रक लिख देंगे। यही हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स वो ये है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या है 15 cot a बराबर हमको 8 दिया गया है और हमको करना क्या है, हमको cos a का मान निकालना है। तो 15 cot a बराबर 8 है तो हम क्या करेंगे इसमें cot a निकाल लेंगे। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जैसे 8 क्लास में पढ़े हैं कि अगर 2x = 3 हो तो x का वैल्यू निकालते हैं 3 या ये 2 यहाँ बाई में आ जाता है क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो ये वाला यहाँ पर भी उपयोग करेंगे हम कि 15 cot a बराबर 8 है तो cot a बराबर क्या होगा ये 8 हो जाएगा और ये 15 यहाँ पे बटा में आ जाएगा। तो यानी कि cot a का जो मान हो जाएगा वो 8/15 होगा। अब हमको करना क्या, यहाँ पे cos a निकालना है। तो देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे cot a बराबर 8/15 है तो इसका फॉर्मूला होता है b/p। अब हमारे पास b का जो मान है वो कितना है 8 है और p का कितना हो गया 15 है और हम दोनों में k लगा दिए क्योंकि कभी भी अगर त्रिभुज की जो भुजाएं होती है तो ये तो त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है और त्रिभुज में PBH होता है। ये भुजाएं जो होती है वो या तो सेंटीमीटर या तो मीटर कुछ ना कुछ दिया रहता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें दोनों में हम k बैठा दिए। k के जगह पर हम मात्रक लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो हमको पसंद हो जाए, ठीक है, लेकिन लिखना है। अब यहाँ पर b बराबर कितना है 8 k है, p बराबर 15 k हो गया। अब हम देखते हैं क्या एक त्रिभुज में p b और h होता है तो p और b हमको इस प्रश्न में मालूम है। हमको करना क्या h पर निकाल लेना है।
चलिए सबसे पहले एच निकाल लेते हैं। एच का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एच का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर पी जो हमारे पास है वो पी हमारे पास 15k है, तो 15k का स्क्वायर लिख देंगे। और हमारे पास बी जो है वो 8k है, तो 8k का स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे 15 का जो स्क्वायर हो जाएगा 15k का, तो 15 इंटू 15 करेंगे, 15 इंटू 15 तो हमारा हो जाएगा 225 और के स्क्वायर। फिर 8k का स्क्वायर है, तो 8k इंटू 8k, तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, k इंटू के स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया 64k स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 225 और 64 को जोड़ेंगे 289 हो जाएगा और के स्क्वायर। फिर आगे हम देखेंगे 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है और के स्क्वायर का के होगा, इसलिए हमारा एच का जो मान हो गया वो कितना हो गया, वो हमारा 17k हो गया। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, हमको प्रश्न में निकालने क्या बोला था वो देखेंगे। प्रश्न में बोला था कि cos a का मान ज्ञात कीजिए, तो अब लिखेंगे इसीलिए cos a बराबर है। अब cos a बराबर क्या होता है, cos a का फॉर्मूला होता है b बाय एच, तो बैठा देंगे इसी को। b का वैल्यू हमारे पास 8k है, तो 8k लिख देंगे। और h का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला 17k, तो 17k लिख देंगे। फिर k और k ऊपर नीचे कट गया, तो बचा हमारे पास क्या 8/17। ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, तो अब जो अगला प्रश्न है बच्चों वो ये है कि मान ज्ञात कीजिए। हमको मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। ये हमारा जो मैथ में त्रिकोणमिति से है और 8.2 का है एक्सरसाइज का ये, इसमें हम लोगों को इसका मान निकालना है। तो कैसे मान निकालेंगे, बिल्कुल आसान है एकदम। sin 60 का जो मान होता है वो हम पुट कर देंगे इसके जगह पे। sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान जो होता है वो रूट अंडर 3/2 होता है, वो लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ देखो साइन और कॉस के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब वहां पर इंटू का चिन्ह है, वहां पर कुछ नहीं है। तो फिर cos 30 है, cos 30 का मान कितना होगा, जितना sin 60 का होता है उतना cos 30 का होता है, तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3/2 होगा। फिर sin 30 का मान कितना होगा, तो sin 30 का मान 1/2 होगा। फिर cos 60 का मान कितना होगा, तभी जैसे हम बोले यहाँ पे कि जो sin 60 का वही cos 30 का होता है, उसी प्रकार जो sin 30 का वो cos 60 का होता है। तो फिर यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, दोनों के बीच में गुना लगा दिए। अब इसको भी इंटू करेंगे, रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3, तो ये 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा। फिर 1 गुना 1 करेंगे 1, 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे मान बैठाया, फिर इसको दोनों को जो गुना में था गुना कर दिया, उसके बाद हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, तो फिर हम यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4/4, एक बार में कट गया, आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो चौथा प्रश्न है स्टूडेंट्स वो ये है कि साइन 67 प्लस cos 75 को 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। अब जो प्रश्न है वो क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ही ये सॉल्व होगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ क्या बोला है कि साइन 67 प्लस cos 75, यानी कि हमारे पास क्या है, साइन 67 है और हमारे पास क्या है, cos 75 है। अब कहता क्या है कि इसको 0 से 45 वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, यानी कि हमारे पास अभी यहाँ जो है ये साइन 67 है और cos 75 है, ये 67 और 75 लास्ट वाला डिजिट को देखना है। ये 67 और 75 जो है वो क्या है, ये 45 से ज्यादा है, ठीक है। इसको क्या करना है, 0 से 45 के बीच में रखना है, इसको भी 0 से 45 के बीच में कर देना है, इसको 0 से 50 के बीच में चेंज कर देना है। इस प्रश्न में बोला भी वही है कि हमको इन दोनों को क्या करना है, 0 से 45 के बीच में रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन कॉस से वो कोई मतलब नहीं है, साइन वाला कॉस बन जाए, कॉस वाला टेन बन जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस इस प्रश्न में वो करना यही है कि 67 और 75 को जो है 0 से 45 के बीच में रखना है। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, इस तरह पढ़े थे। और क्या पढ़ा था, तो cos 90 माइनस ए अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखना, अगर हम यदि इसको 0 से 45 के बीच में लाना चाहें तो क्या करेंगे, इसको हम साइन 90 और माइनस 67 यहाँ पर है, इसको हम क्या कर देंगे, 23 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर 90 में हम 23 माइनस करेंगे तो 67 वापस आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, cos 75 में इसको हम 90 माइनस
15 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 90 में 15 माइनस करेंगे 75 आ जाएगा। कॉस है तो कॉस ही रहेगा, इधर साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड स्टेप हो गया। अगला जो स्टेप होगा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखना जैसे यहाँ साइन 90 माइनस ये है, कॉस ये हुआ। तो ध्यान से देखना कि अगर साइन 90 माइनस ये कॉस ये है, या अगर साइन इसी तरह अगर 90 माइनस गाजर रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस गाजर हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जब साइन 90 माइनस 23 है तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। यानी कि जो यहाँ पर ए रहेगा, अगर वहां थीटा आता तो हम थीटा लिख देते, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो cos 90 माइनस 15, तो उसी प्रकार क्या होगा इसका cos 90 माइनस ये साइन, ये यानी कि cos का साइन होता है, तो यहाँ साइन लिखेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 23 और 15 जो है वो 0 से 45 के बीच में है। अब जो पांचवा प्रश्न है वो ये है बच्चों कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यानी कि हमको क्या दिया गया, एक शंकु दिया गया। ये क्षेत्रफल वाला आयतन वाला चैप्टर जो 13 लेसन में है उससे है। ये हमारे पास एक शंकु है और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वो 16 है। तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं, तो ये वाला तिरछी ऊंचाई जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक, या इधर भी होता है ये वाला यहाँ तक, तो ये ऊंचाई जिसका क्या कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में एल से डिनोट करते हैं। ये एल बराबर हमारे पास क्या है, 16 सेंटीमीटर है। और फिर क्या बोलता है यहाँ पर, और यहाँ पर बोलता है कि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहाँ पर ये वाला होता है, ये आधार की त्रिज्या आर जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब बोलता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास क्या है, एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इससे हमको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। तो हम बिना सोचे समझे आराम से लिख देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये शंकु का है, तो शंकु यहाँ पर हम फर्स्ट में लिख देते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा। अब पाई का मान जो है वो तो 22/7 हो जाएगा और आर का जो मान है वो तो 14 हो जाएगा। एल का मान कितना है, 16 है। बस इसको सॉल्व कर देना, 7 दूना 14, हमारे पास बचा रहेगा 22 गुना 2 गुना 16। अब सबको गुना कर देंगे, 22 दूना 44, 44 को क्या करेंगे हम लोग 16 से गुना कर देंगे। 16 चौका 64 के 4 बचा 6 और 16 चौका 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है, और जब भी क्षेत्रफल निकलता है स्क्वायर में ही लिखा जाता है। सेंटीमीटर दिया था क्वेश्चन में, इसलिए हम लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अब जो अगली प्रश्न है वो ये है, x माइनस ये x और x प्लस ये का माध्य ज्ञात करें। अब हम लोग को इस प्रश्न में माध्य ज्ञात करना है, और माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो माध्य का फॉर्मूला होता है ये होता है कुल परीक्षणों की योग बाय कुल परीक्षणों की संख्या। और यहाँ पर कुल परीक्षणों का योग जो है तो सबको जोड़ देंगे, x माइनस ये x और x प्लस ए। अब यहाँ पे है कुल परीक्षणों की संख्या, तो कुल परीक्षण कितना हुआ, 1 2 3 हो गया, तो नीचे यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे x x x 3x हो जाएगा, और माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, और नीचे 3 है, फिर 3 3 कट गया x, यानी कि हमारा जो माध्य निकल गया वो x निकल गया। ये आंसर हो गया। हो गया। अब जो 7वां प्रश्न है बच्चों वो ये है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। मतलब ये हुआ कि 20 बल्ब का एक ग्रुप है, और 20 बल्ब का एक ग्रुप है, और उसमें से 4 बल्ब जो है वो क्या खराब है। बोला था कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, मतलब किसी के पास कुल मिलाकर 20 बल्ब था, जिसमें से 4 बल्ब क्या था, खराब था। अब बोलता है इस समूह में से एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है। अब क्या कहता है कि ये 20 बल्ब का जो समूह था, जो ग्रुप था, उसमें से 4 बल्ब खराब था,
लेकिन क्या किया, वो 20 बल्ब में से एक बल्ब को अचानक निकाल लिया गया, ठीक है, बिना देखे कि कौन बल्ब खराब है या कौन अच्छा है। और निकालने के बाद अब तुम पूछता है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो जो बल्ब निकाला उसका प्रायिकता क्या होगा अगर वो बल्ब खराब है तो, और अगर वो बल्ब खराब नहीं है तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डाटा को नोट कर लेते हैं, कुल बल्बों की संख्या। तो कुल बल्बों की संख्या जो है वो हमारे पास ये है, कुल बल्बों की संख्या 20 है, जिसमें से खराब क्या वो है, तो खराब बल्बों की संख्या इक्वल टू, तो खराब बल्ब यहाँ पर 4 है। अब जब देखो, जब 20 बल्ब अच्छे हैं, 20 बल्ब टोटल है जिसमें 4 बल्ब खराब है, तो अच्छे बल्ब कितने हैं, तो अच्छे बल्बों की संख्या, तो अच्छे बल्बों की संख्या कितना हो गया, 20 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 16। उसके बाद अब हमको प्रायिकता निकालना, सबसे पहले किसका प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता निकालना है, खराब है बल्ब जो है, क्या है वो खराब है। अब प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला यही होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब जिसका निकालना उसका, तो निकालना खराब है यहाँ पे, तो खराब कितना है, खराब 4 है, और 4 खराब है, तो कुल बल्बों की संख्या कितनी है या कुल परिणाम की संख्या कितनी है, तो टोटल 16 है। अब क्या करते हैं, 4 से 4 एकम 4, 4 4 1 16 कटा देते हैं, इसका आंसर आ जाता है मेरा 1/4। फिर दूसरा नंबर में बोला इसमें कि प्रायिकता निकालो, किसका निकालना है, जो बल्ब खराब नहीं है, जो बल्ब खराब नहीं है उसका प्रायिकता निकालना है। तो फिर फॉर्मूला वही लिख देंगे हम, अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। अब यहां देखते हैं कि हमको निकालना प्रायिकता खराब नहीं, तो खराब नहीं कितना, तो खराब नहीं का मतलब क्या हुआ कि खराब नहीं मतलब वो बल्ब अच्छे हैं, और अच्छे जो हम लिखे वो कितना 16 लिखे हैं, तो ऊपर में 16 लिखेंगे और कुल 20 हो गया। अब 4 का टेबल में ये 4 बार में, ये 5 बार में, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4/5। अब जो 8वां प्रश्न है स्टूडेंट्स वो ये है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब क्या बोला कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हमको एक बिंदु का क्या करना, निर्देशांक निकालना है। किस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो जो क्या करता है, बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड को, मतलब हमको एक ऐसे बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो क्या करते हैं, एक रेखाखंड को 3:1 में बांट देती है। एक रेखाखंड है जो 4 - 3 और 8 5 से बना हुआ है, और उसको क्या करती है, एक बिंदु है जो उसको 3:1 के अनुपात में बांटती है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा। यानी कि हम देखते हैं इधर कि जैसे मान लिया जाए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, और एक बिंदु का नाम हम अगर यदि अमिताभ बच्चन रख दें, दूसरे का नाम बॉबी देओल रख दें, और इस रेखाखंड को हम मिला देते हैं, और इसका जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट है वो 4 - 3 है, इसका कोऑर्डिनेट 8 5 है। अब कहता क्या है कि एक बिंदु इस पे है जो क्या करते हैं, एक बिंदु इसमें P है जो क्या करते हैं, इसको 3:1 में बांट देती है, 3:1 में। अब हमको कहता है कि P का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है, तो हमको क्या कहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक निकालो, मतलब P का निर्देशांक निकालो जो क्या करते हैं, इसको 3:1 में विभाजित करती है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। P का जो निर्देशांक है, कोई भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, और क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2।
यही फॉर्मूला होता है किसी को भी निकालने का, ठीक है, किसी बिंदु का निर्देशांक निकालने का। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि ये m1 x2 m2 x1 कहाँ से आ गया, ये सब क्या होते हैं। तो बिल्कुल आसान सी चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 ये तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, पिछले चैप्टर में ही जहाँ दूरी निकालते थे उसमें भी लिखे थे x1 y1 x2 y2। इसमें नया चीज क्या आ गया, तो नया इसमें m1 m2 आ गया। जैसे ये वाला हो गया m1 और ये हो गया m2, ठीक है। जो अनुपात होता है उसको m1 m2 से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो उसको वैल्यू बैठाते जाएंगे बारी बारी से। हम क्या करेंगे, m1 लिखा हुआ है तो m1 का मान हमारा 3 है, हम यहाँ बैठा देते हैं। x2 है तो x2 का मान हमारा 8 है तो हम यहाँ बैठा देते हैं। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस बैठाते हैं। फिर m2 है, m2 का मान 1 है, और x1 है, x1 का मान 4 है, और फिर m1 प्लस m2 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर m1 है तो m1 का मान 3 है, फिर यहाँ पर y2 है तो y2 का मान 5 है, फिर प्लस है प्लस, फिर m2 तो m2 का मान 1 हो गया, और y1 का मान -3, और फिर m1 प्लस m2 3 प्लस 1, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 गुना 8 कर देंगे तो 3 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 4 गुना 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 गुना 5 करेंगे 15, प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका हम, 24 यहाँ पर जो है 24 और 4 तो 28 हो जाएगा बाई 4। आइए 15 में 3 जाएगा तो 12/4, 4 से 28 7 बार में, 4 से 12 3 बार में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 और 3 हो जाएगा। तो अब जो 8वां प्रश्न है बच्चों वो ये है, सॉरी 9वां प्रश्न, कि k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। हमारे पास 3 बिंदु है, ये तीनों बिंदु क्या है आपस में, ये तीनों बिंदु संरेखी है। ए बी सी तीनों का हम नाम दे देते हैं पहले कुछ, उसके बाद यहाँ पर 8 1 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर k-4 लिख देते हैं, और एगो में हम 2-5 लिख देते हैं। अब कहता क्या है कि ये तीनों बिंदु जो आपस में संरेखी है, मतलब तीनों एक सीधी रेखा में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या, सॉरी, तो इसका k का मान क्या होगा। यहाँ पे बोला कि तीनों बिंदु संरेखी है तो k का मान क्या होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका हम लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और चूंकि इसका k का मान निकालने का कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्षेत्रफल वाला सही पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिर k का मान निकाल देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 तो y3 माइनस y1, फिर x3 तो y1 माइनस y2। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें सारे वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला को x1 y1 मान लेंगे, सेकंड वाला को x2 y2 मान लेंगे, थर्ड वाला को x3 y3 मान लेंगे। यहाँ पर हम किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होता है, सबका आंसर एक ही आता है। तो यहाँ जैसे x1 है, x1 का वैल्यू हमारे पास 8 हो गया, y2 माइनस y3 तो y2 -4 y3 -5 है, तो हम क्या करेंगे -4 -5 लिखेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ और ध्यान देने वाली बात है कि ये माइनस फॉर्मूला में था उसको दिए, और यहाँ 5 के पास भी तो माइनस है, तो वो माइनस कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, x2 है तो x2 का मान कितना k हो गया हमारे पास, फिर y3 - y1 तो y3 कितना -5 है, और y1 हमारे पास कितना है तो 1 है। उसके बाद फिर प्लस x3 हमारे पास कितना है 2 है, और फिर y1 - y1 हमारे पास 1 हो गया, और y2 हमारे पास कितना है तो y2 हमारे पास है -4, उसको हम +4 लिखेंगे क्योंकि एक माइनस यहाँ फॉर्मूला वाला भी और एक इसमें भी, दो हो। उसके बाद देखेंगे 1/2 8 है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, और ये दोनों बड़ा डिजिट जो है 5 है तो प्लस दे दिए यहाँ पे, उसका जो चिन्ह था वही। ये दोनों सेम है, -1 -5 दोनों को -6 कर देंगे, और फिर 2 × 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 गुना k करेंगे 6k हो जाएगा, 2 गुना 5 करेंगे 10 हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, लास्ट हो चुका ये क्वेश्चन, आराम से देखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हर बार एग्जाम में k का मान निकाले आता ही है,
ठीक है। तो +10 + 8 18 हो जाएगा -6k। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 से 18 जो है 9 बार में कट जाएगा, 2 से 6 जो है वो 3 बार में कट जाएगा। अब ये दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या रह जाएगा, 9 - 3k। बच्चों जरा ध्यान देना यहाँ पर उसमें बोला क्या था, हमको k का मान ज्ञात कीजिए। तो तीनों बिंदु संरेखीय है, मतलब हमको k का मान निकालना था, हमको यहाँ क्षेत्रफल निकालना नहीं था, लेकिन हम पहले क्षेत्रफल निकाल लिए। अब इसी के द्वारा हम k का मान निकालेंगे। ध्यान देना जरा सा, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है, और चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है, और हम पहले ही बता दिए कि तीनों बिंदु संरेखीय मतलब तीनों एक ही लाइन में है। और जब तीनों एक ही लाइन में, त्रिभुज तो वहां बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज जब बनेगा ही नहीं तो वहां क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग निकाले अभी k का मान को सेट करके, तो 9 - 3k, तो 9 - 3k = 0 कर देंगे। फिर -3k = ये 9 चला जाएगा उधर माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 3k = 0। फिर लिखेंगे इसलिए k = 9/3। 3 का टेबल में 3 बार में कट गया, k का मान हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम अगली प्रश्न को देखते हैं। तो अब जो ये क्वेश्चन नंबर 10वां है बच्चों, एक प्रकार से ये आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो बिना समय गंवाए इसको आराम से हम देख लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी लगाता है। अब क्या है कि एक ठेकेदार है, और वो ठेकेदार क्या करता है, फिसलन पट्टी लगाता है। फिसलन पट्टी क्या होता है, जिसपे बच्चे चढ़ के स्लोपिंग करते हैं। ठीक है, तो एक ठेकेदार है, वो बच्चों के लिए क्या करते हैं, फिसलन पट्टी लगाती है। अब बोलता है कि फिसलन पट्टी 1.5 मीटर ऊंचा पर है। जैसे मान लिया जाए कि फिसलन पट्टी ये है मेरा, फिसलन पट्टी का ये ऊंचाई है, और ये वाला पार्ट है जिसपे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से चढ़ के स्लोप करते हुए वो नीचे उतर जाते हैं। ठीक है, कि मान लिया जाए तो ये जो ऊंचाई है यही वाला इसका है। ये ऊंचाई कितना है, तो h = इसका है 1.5 मीटर। कहता है क्या है, एक ठेकेदार है, वो एक फिसलन पट्टी लगाता है, और फिसलन पट्टी का ऊंचाई मतलब जहां पर फिसलन पट्टी से नीचे ढलाव दिया है फिसलन पट्टी का, वो 1.5 मीटर ऊंचा पर है। और कहता क्या है कि ये जो है भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है, और वो क्या करता है, यहाँ जो जमीन के साथ सटा है फिसलन पट्टी, वो 30 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है। अब बोलता है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्वेश्चन को, कि ये एक ठेकेदार है, वो एक फिसलन पट्टी बनाया है। तो फिसलन पट्टी ये वाला है, 1.5 मीटर ऊंचा है, और ये क्या है कि जमीन के साथ जो है 30 डिग्री कोण से झुका हुआ है। और हमको बोलता है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब ये वाला जो लंबाई है वो क्या होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ABC नाम दे देते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे बनाते थे उस हिसाब से हम बनाना शुरू कर देंगे इसको। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को बनाने के पहले हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है लैंग्वेज में। क्या लिखना पड़ता है, इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं कि क्या लिखना पड़ता है स्टेटमेंट में। तो ये लिखना पड़ता है कि हमने इस त्रिभुज में किसको किसको क्या माना, ये त्रिभुज जैसा कैसे बन गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना AB फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, माना AB फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, तथा AC जो है वो क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। और इसके बाद हमको क्या लिखना है, और जितना अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छा बनेगा। हम लिख सकते हैं कि कोण ACB जो है वो 30 डिग्री है, लेकिन अगर नहीं कुछ हो तो कम से कम इतना लिख देना कि ये जो है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, और ये जो है वो क्या है, तो फिसलन पट्टी के मतलब बोल सकते हैं कि पार वाला बिंदु जो है, ये जमीन वाला बिंदु से फिसलन पट्टी जहां पर सटती है उसके बीच का दूरी है। तो कम से कम इतना तो लिख देना। उसके बाद लास्ट में लिख देना इस प्रकार ABC एक समकोण त्रिभुज बना। अब ABC इस प्रकार एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बना।
उसके बाद हमको इसमें दिया क्या है, इसमें हमको ये मालूम है कि ए बी बराबर 1.5 मीटर है, और इसमें क्या है, हमको ए सी जो है वो हमको फिसलन पट्टी की लंबाई हमको निकालना है, और हमको क्या मालूम है, इसमें हमको एक कोण ये भी मालूम है, कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। और देखना बच्चों ध्यान से जरा पे यहाँ कि हम लोग बहुत त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि अगर यहाँ पर कोण बन रहा है तो जहां पर कोण बनेगा उसके सामने वाला जो होता है वो P होता है, और नीचे जो होता है क्या होता है वो B होता है, ठीक है, और ये वाला क्या होता है H होता है। तो अब जरा ध्यान देना कि हमको यहाँ पर P मालूम है और उनको मालूम करना क्या है, ये वाला H वाला। तो साइन कॉस टेन जो होते हैं इनमें से P और H का रिलेशन जिसमें होता है उसी को हम सेट कर देंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन थीटा वाला ही फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, और साइन थीटा का मान यहाँ पर कितना है 30 है, और P हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला P ए बी हो जाएगा, और H का नाम जो हो जाएगा वहां पे ए सी हो जाएगा, और साइन 30 का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 होता है, और ए बी हमारा जो है वो कितना है, ए बी हमारा 1.5 मालूम है, और ए सी हमको नहीं मालूम है, ये मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी गुना 1 ए सी हो जाएगा, और 2 गुना 1.5 तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे मीटर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन लास्ट में यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा लिख देना है कि इस प्रकार इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC गुना एक तो AC हो जाएगा, 2 गुना 1.5 करेंगे 3 हो जाएगा। हम लास्ट में लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आज की सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं, फिर एक नई पार्ट में आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। तो इस प्रकार आज का सेशन एंड होता है, और फिर इसके बाद की जो प्रश्न है वो एक अगले वीडियो में लेकर हम आएंगे बहुत ही जल्द। तब तक इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, क्योंकि इस बार मॉडल पेपर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिलने का चांस है। और बस हम यही कहेंगे लास्ट में कि अगर हमारा ये सेशन बहुत पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसका बेनिफिट किसी और को भी देना है।